ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है दिल्ली का और भी रोमांचक बनाता है दिल्ली के दिल्ली के अंदर कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। तो इस बार एक चीज तय है कि अरविंद केजरीवाल की सीटें घटेगी। उनके साथ कौन बैठे? अरविंद केजरीवाल बैठे, कुमार विश्वास बैठे और फिर पार्टी के साथ सरकार बनाई। फिर उसी जिस कांग्रेस के खिलाफ मैडम राजनीति में सब कुछ संभव। राजनीति खतरे घंटी आम आदमी पार्टी है, भाजपा नहीं। भाजपा का एंटी वोट है, वो अगर बटेगा तो भाजपा को फायदा होगा। पहले कुर्सी बचाना चाहता है, अगर कुर्सी किसी के साथ या फिर किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच के बचती है तो कुर्सी बचाएंगे। तो 1998 से ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बाहर है। इस बार क्या सबसे बड़ा चांस है भारतीय जनता पार्टी के पास? केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं। सर मैं आज फिर कह रहा हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल अपने मास्टर स्ट्रोक नहीं, अरविंद केजरीवाल का बलंडर। केजरीवाल कहते हैं कि हम अपने 10 साल का सरकार का काम गिनाएंगे। आप गिनवाए कि केंद्र सरकार ने कितने 10 साल का काम किया? आपने सिर्फ लटकाने का काम किया। केजरीवाल जी अपने आप को यमुना का लाल कहते, तो उन्होंने देखिए ये राजनीति है। आप देखा गंगा साफ हुई आज तक? गंगा मैया नहीं साफ हो पाई, ना यमुना साफ, क्योंकि नियति नहीं। देखिए ये दिल्ली है, आज मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, देश का चुनाव भी यही होगा और देश के लोग भी से देख रहे हो। दिल्ली की सांसें घुट रही थी। इस करके कहा था कि पंजाब में महिलाओं का बकाया पैसा दो। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है। ये है नई सोच। आज बात दिल्ली विधानसभा चुनावों की। अगले कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों का जो बिगुल है वो फूंका जाएगा। चुनावों की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही होने वाला है। ऐसे में दिल्ली का सियासी पारा तेज होता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली भारत की राजनीति का घर कहा जाता है, यहीं से पूरे देश की राजनीति को चलाया जाता है। ऐसे में जब देश का घर है, दिल्ली पॉलिटिक्स का घर है, तो बर्तन तो खड़केंगे। बर्तन खड़कते हुए नजर आते हैं, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ भाजपा और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। अरविंद केजरीवाल पूरी अपनी जान झोंकते हुए लगातार लोगों के बीच जाते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब स्वयं इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरते हुए भाजपा के लिए दिखाई देते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तरफ कांग्रेस भी अब जो एक तरह से देखने को मिल रहा था कि इंडिया गठबंधन जो था, जहां पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हमें देखने को मिल रही थी, वहीं अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है। वहां पे दोनों में तल्खियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली की विधानसभा चुनावों में इस बार बाजी कौन मारेगा? इसी सवाल को लेकर आज हम इसी को लेकर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद है अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग, आप क्या मान रहे हैं जिस तरीके से अभी राजनीति दिल्ली में चल रही है? एक तरफ ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है दिल्ली का, ये और भी रोमांचक बनाता है दिल्ली की राजनीति। नहीं, दिल्ली के अंदर कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आप दिल्ली विधानसभा इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा लगातार दो पार्टियों के बीच संघर्ष रहा है। वो पार्टियां कांग्रेस भाजपा हो या फिर वो आज के दौर में वो पार्टियां आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस का एक दौर था। आज कांग्रेस दिल्ली के अंदर समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस का ना 15 में कोई विधायक था, ना 20 में विधायक होगा, और ना मुझे लग रहा है कि 2025 में कोई विधायक अगर आएंगी तो 2-3 सीटें कांग्रेस की। इससे ज्यादा कोई उम्मीद कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव से नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि परंतु इस बार एक चीज तय है कि अरविंद केजरीवाल की सीटें घटेगी। और वो सीटें जो 62 थी, वो सीटें मुझे लगता है कि 45-50 पे आकर अटक जाएंगी। अरविंद केजरीवाल, आपको लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया जेल से आने के बाद, तिहाड़ से जब उन्हें जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? वो मुख्यमंत्री रह के भी प्रचार कर सकते थे। 15 में भी उन्होंने किया, 20 में उन्होंने किया, 25 में भी तो कर सकते थे। परंतु उन्हें लग रहा था कि जो कहीं ना कहीं पहले उनकी सीटें ज्यादा थी 15 के चुनाव में, फिर 20 में सीटें घटी और अब 25 में सीटें क्यों घटने? देखो, एक तो सरकार लगातार सत्ता विरोधी लहर रहती है। आप कोई भी कार्य करे या ना करे, सत्ता विरोधी लहर बिल्कुल मौजूद होती है। और दूसरी बात, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जितने आरोप थे, उनके नेता जेल में गए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे और कई उनकी फाइलें, जैसा वो भाजपा पे आरोप लगाती है कि उनकी फाइलों को लटका दिया जाता है एलजी के माध्यम से। देखिए, कांग्रेस कहती है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की टीम बताती है। संदीप दीक्षित है, शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे, उन्होंने कहा कि ये तो भाजपा की ही टीम है, भाजपा के एक ही प्रयोगशाला में जो फॉर्मूला तय होता है वहीं से आता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप अन्ना आंदोलन की बात कर लीजिए, देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अन्ना आंदोलन के साथ कौन बैठे? अरविंद केजरीवाल बैठे, कुमार विश्वास बैठे और फिर पार्टी के साथ सरकार बनाई। फिर उसी जिस कांग्रेस के खिलाफ, देखिए मैडम राजनीति में सब कुछ संभव।
संभव, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। हाँ। अरविंद केजरीवाल 12 में आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करते हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो अपनी पार्टी बनाकर जब 13 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उनको 28 सीटें आती है और कांग्रेस के साथ वो सरकार बनाते हैं। परंतु एक बात तय है, आम आदमी पार्टी जो अन्ना आंदोलन हुआ था उससे पार्टी निकली, उसका फायदा भाजपा को भी हुआ। आप देखिए कि 13 के चुनाव में देखिए आप, अब 13 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, तो 13 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें आई थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आई थी। परंतु आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार चलाई और अरविंद केजरीवाल मात्र 49 दिन के लिए सीएम रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया। 15 में फिर चुनाव हुए, फिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। देखिए कांग्रेस, देखिए सबसे बात बड़ा दुविधा ये है कि कांग्रेस के लिए सबसे खतरे की घंटी आम आदमी पार्टी है, भाजपा नहीं। आप देखिए कि लगातार, लेकिन बात ये भी है, आपने कहा कि भाजपा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि लेकिन हमें उसी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि वही एक रैली हुई रामलीला मैदान में, जहां पर पोस्टर बॉय थे अरविंद केजरीवाल, साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन थे जब वो जेल में थे, दोनों के दोनों, तो उसी में पोस्टर बॉय और उसी रैली को संबोधित कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उसी रैली को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। तो ऐसे में देखने को मिला कि एक तरफ तो आप साथ रहते हुए दिखाई दिए और उसके बाद जब आपकी ऐसी गठबंधन जो है टूटा, तो फिर आप वही पुराने दौर में फिर वापस आते हुए दिखाई। देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा कि जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं केंद्र के सतर का एक गठबंधन है। तो कोई भी राजनीतिक दल होगा जो स्टेट में मौजूद होता है, जो खासतौर से स्टेट पार्टियां होती है, आप वो किसी को उठा के देख लीजिए, आप हमारे दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों को उठा के देख लीजिए, उत्तर भारत के दलों को उठा के देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां वो कहीं ना कहीं किसी गठबंधन का हिस्सा मिलती है। आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, जेडीएस वहां की स्टेट पार्टी है, वो एनडीए का हिस्सा है, जबकि वहां की कांग्रेस पार्टी हो या फिर आप तमिलनाडु की पार्टी की बात, डीएमके की बात हो, जो तमिलनाडु की स्टेट पार्टी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। आप केरल की बात कर लीजिए, वहां पर अलग अलग पार्टी है, सीपीआईएम है वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु वहां भी और भी कई दल हैं वो जो अलग अलग हिस्सा है। आप आंध्र की बात करिए, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या था, आंध्र प्रदेश के अंदर एक दौर था कि जो हमारे जगन मोहन रेड्डी थे, तो एक बार कहते थे कि प्रधानमंत्री जो उनकी पार्टी थी वाईएसआर कांग्रेस, वो प्रधानमंत्री के साथ थी, अभी भी वो साथ है, परंतु टीडीपी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ी, भाजपा उनके खिलाफ चुनाव, वो एनडीए का हिस्सा है। तो जो ये अलायंस होता है वो केंद्र सतर पर होता है, परंतु राष्ट्रीय जो पार्टी होती है वो हर जगह हर स्टेट में चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, परंतु उसका संगठन मजबूत नहीं है, तो उन्होंने दिल्ली में चुनाव अलग लड़ने का प्रयास किया। देखिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो सकता था, परंतु जब हरियाणा में कांग्रेस ने समझौता करने से मना कर दिया, सीट शेयरिंग मना कर दी, तो अरविंद केजरीवाल भी वो चीजें नहीं करे। और एक बात बिल्कुल तय है, लेकिन उसमें एक बात बिल्कुल तय है कि जो जिस प्रकार दिल्ली के अंदर वोटों का बंटवारा होगा तो बिल्कुल होगा। जब प्रधानमंत्री, आप देखिए एक तरफ भाजपा, देखिए जितना भी भाजपा का एंटी वोट है वो अगर बटेगा तो भाजपा को फायदा होगा। पहले भाजपा से एंटी वोट जो कांग्रेस का वोट था सारा भाजपा का, वो कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया था, परंतु इस बार देखिए आप जो भाजपा का एंटी वोट है सारा वो आम आदमी को भी जाएगा, परंतु उसके साथ साथ कांग्रेस में शिफ्ट होगा, तो फायदा भाजपा का होगा और नुकसान किसका होगा, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। देखिए अगर दोनों हार जाते हैं, आप कल्पना कीजिए दिल्ली का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों हार गई, अगर भाजपा जीत जाती है तो निश्चित रूप से जिस लड़ाई में वो लड़े हुए हैं कि भाजपा की जो यात्रा है उसको रोकने, तो वो विफल होंगे। निश्चित रूप से कोई किसी का हराना नहीं चाहता, भाजपा के कोई खिलाफ नहीं है, ना कोई कांग्रेस खिलाफ, ना कोई आम आदमी पार्टी खिलाफ, हर व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाना चाहता है। अगर कुर्सी किसी के साथ या फिर किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच के बचती है तो कुर्सी बचानी। आप केजरीवाल अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, कांग्रेस हरियाणा में अपनी कुर्सी की सरकार बनाना चाहती थी और भाजपा अपनी कुर्सी बनाना चाहती है, तो निश्चित रूप से ये सब कुर्सी का खेल है। परंतु मुकाबला में फिर कहूंगा कि दिल्ली के अंदर कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। कांग्रेस पार्टी महज 2-3 सीटें जीतने में सफल हो गया, लिख के ले लीजिए आप। चलिए कांग्रेस पे बाद में आएंगे, लेकिन अनुराग भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1998 से ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बाहर है और वहां पर उनकी सरकार बनती हुई दिखाई न देती, भले ही लोकसभा चुनावों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा, लेकिन विधानसभा में बात करें तो 1998 से ही उनकी सरकार नहीं दिखती। कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हटाया, लेकिन अब इस बार क्या सबसे बड़ा चांस है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि एक ऐसा दौर आया है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गंभीर आरोप थे, भ्रष्टाचार के, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर जमानत भी मिली और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर आतिशी को सीएम बनाया। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद उतरे हुए हैं मैदान में, स्टार प्रचारक के तौर पर भी काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में क्या सबसे बड़ा चांस इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबसे बड़ा कहें तो हम चांस है?
देखिए, प्रधानमंत्री की लहर 2014 में कितनी देश के अंदर लहर थी, जिस लहर की कल्पना नहीं कर सकते। अब 14 में जो लहर प्रधानमंत्री की, 14 में जीतने के बाद 15 में विधानसभा चुनाव था दिल्ली के अंदर, हम भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आई? 3 सीटें आई। उसके बाद 19 में जो लहर थी पुलवामा के बाद, भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिला, 303 सीटें अपने दम पर, बहुमत से भी बहुत दूर का आंकड़ा वो अपने दम पर 19 के लोकसभा चुनाव में हासिल करने में सफल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। परंतु 19 के चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव, 20 में विधानसभा चुनाव हुआ दिल्ली, तो केजरीवाल 62 सीटें जीत गए, आम आदमी को मिली 8 सीटें। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री प्रचार करे या ना करे, उससे कोई फायदा नहीं होता। देखिए, दिल्ली की जनता का मूड बिल्कुल उनका जो मूड है वो बिल्कुल सेट है। उनको पता है कि केंद्र जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी राष्ट्रीय पार्टी को वोट करती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु वो संगठन उसका हर राज्य में नहीं है। और जबकि दिल्ली की बात आएगी तो निश्चित रूप से दिल्ली की जब बात आई तो दिल्ली की विधानसभा की बात है तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल दिल्ली वासियों को ज्यादा लगता है। देखिए, अब सबसे बड़ा जो पूर्वांचल का वोट बैंक है जो दिल्ली के अंदर, देखिए आसपास के इलाकों से जो अप्रवासी आते हैं, आज स्थानीय नागरिक दिल्ली के अंदर, उनका वोट कार्ड है, सब कुछ राशन कार्ड से लेकर तमाम सुख सुविधाएं, तो उनका वोट बैंक बहुत डिपेंड करता है कि उसके ऊपर सरकार निर्भर करती है। कि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल बार बार जहां पर झुग्गियां ज्यादा होती है या फिर जहां पर ऐसा इलाका, भीड़ भाड़ इलाका जहां पर उनकी वोट परसेंटेज ज्यादा है, और उसमें उन्होंने परिवर्तन नाम का एनजीओ चलाते थे, उसने उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष परिवर्तन नाम के एनजीओ से किया। तो वो दिल्ली की एक एक जगह वो जानते हैं। अरविंद केजरीवाल अब जनता की ज्यादा चाहते हैं ईमानदारी, परंतु देखिए भाजपा के पास सबसे खराब बात यह है कि आज के दौर में लगातार भारतीय जनता पार्टी, आप 93 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी विजय होकर उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया अपना, परंतु उसके बाद 98 का जब चुनाव हारी, उसके बाद 3 का चुनाव वो हारे, उसके बाद 8 का चुनाव हारे, उसके बाद 13 का वो चुनाव हारे। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी वो 13 में, परंतु जीतने में असफल रहे। सरकार अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बन गई, 15 का हारे, आप 20 का हारे, और 25 का भी पता नहीं क्या होगा, वो आने वाला समय बताएगा। परंतु उनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, किसी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। लेकिन अनुराग, अगर हम देखें तो जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, नई दिल्ली, वहां से 7 बार में से जो भी चुनाव लड़ा है और 6 बार वो मुख्यमंत्री बना है। देखिए, पूर्व में मुख्यमंत्री के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो फिर कांग्रेस हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी से साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। देखिए, निश्चित रूप से शीला दीक्षित की एक अलग छवि थी पूरी दिल्ली में और पूरी देश की राजनीति में, और अरविंद केजरीवाल की भी वो अलग छवि बन गई थी अन्ना आंदोलन के बाद, जब वो कहीं ना कहीं इस देश के मीडिया और देश की राजनीति में सुर्खियों में आए थे। परंतु जो छवि संदीप दीक्षित की है और जो वर्मा, जिसे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है, तो उसकी वो छवि नहीं है। वो जीते हारे वो आने वाला समय तय करेगा, परंतु कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का मजबूत चेहरा होता था, जैसे अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है और भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। एक दौर था कि भाजपा ने देश के दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री दी, सुषमा स्वराज उन्होंने दिया, फिर कांग्रेस ने भी महिला मुख्यमंत्री दी, शीला दीक्षित दी, अब आम आदमी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री दी आतिशी को। और तो महिला इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा अनुराग कि 2013 में जब चुनाव हुए थे तो सिर्फ 3 महिला विधायक जीत कर आई थी। देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर राजनीति की विडंबना रही है कि भले ही यहाँ पर भी महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल पास कर दिया जाए, परंतु कोई भी राजनीतिक दल उन्हें टिकट नहीं देना चाहता। और अगर कोई टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति उस दौर की नहीं है कि सभी महिला आके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। वो हार जाती है और महिलाओं की संख्या राजनीति में, परंतु पहले के मुकाबले महिला राजनीति में सक्रिय ज्यादा और जीत कर भी विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचती है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। तो निश्चित रूप से राजनीति की, और वो महिला की मुख्यमंत्री की बात हो तो अतिशी का नाम भी अनुराग याद आता है। मैंने आपको याद होगा कि कुछ समय पहले आपसे सवाल पूछा था जब ये फेरबदल हो रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे थे और आतिशी को सीएम बनाया जा रहा था, तो मैंने आपसे पूछा था क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये एक विडंबना, माफ कीजिएगा, ये एक केजरीवाल यहाँ पर ब्लंडर हो गया। देखिए, मैंने तो आज आप क्या मानते हैं? मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल का कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, अरविंद केजरीवाल का ब्लंडर था। देखिए, निश्चित रूप से जब आप विपक्ष के द्वारा चलाई गई चाल में फंस जाते हो, आपको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं इस तरीके से घूमूंगा या इस तरह का स्टंटबाजी करूंगा या फिर तो मैं जनता को जोड़ पाऊंगा, परंतु कहीं ना कहीं उनके पक्ष को, जो विपक्ष का आरोप था आपके प्रति, तो उनको आपने जब इस्तीफा दिया तो उनको कहीं ना कहीं मजबूती मिल गई कि अरविंद केजरीवाल को झुका दिया, मजबूती उन्हें मिली। देखिए, मैंने पहले
भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे चुनाव, परंतु उनकी सीटें उतनी नहीं आएगी जितनी सीटें पहले, अभी 45 से 50 सीटें आम आदमी पार्टी आएगी, वो आसानी से जीत जाएगी। परंतु कहीं ना कहीं जब आप किसी को बनाना तो उनका वो उनकी राजनीतिक जीत होगा, फिर राजनीतिक के रूप से फायदा होगा, वो अरविंद केजरीवाल जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एक महिला मुख्यमंत्री दी दिल्ली को, भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी दिल्ली को, आम आदमी पार्टी की बारी थी। वो मुझे तो लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल को बनाएंगे, परंतु उन्होंने किसी को बनाया तो कहीं ना कहीं वो भी उनकी एक आप कह लीजिए चाल हो, परंतु कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक समझे हुए राजनेता हो सकते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी जब हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अपनी आंधी चला सकते हैं, तो आप दिल्ली को इग्नोर नहीं कर सकते, आप दिल्ली को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद के देखिए इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला करने वाली पार्टी या फिर कोई नेता है तो उसका नाम है ममता बनर्जी जी। आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी तो मैं फिर कहूंगा दिल्ली में दूर दूर भी नहीं है, मुकाबले में ही नहीं है, उनकी 2 से 3 4 सीटें 5 सीटें आ जाए, वो सिंगल डिजिट पे। आप लिख के रख लीजिए कि जब भी, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई दिल्ली के अंदर, जब भी चुनाव की घोषणा होगी फरवरी के आस में होगी, अगले हफ्ते हो जाएगी शायद, फरवरी में दिल्ली के अंदर चुनाव होने विधानसभा, जब भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव का नतीजा है, लिख के रख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी सिर्फ सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी दिल्ली विधानसभा के अंदर, और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला है, और आम आदमी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है, पर ही उनकी सीटें कम आए, परंतु पलड़ा आम आदमी पार्टी का ज्यादा भारी है भाजपा, क्योंकि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। अरविंद केजरीवाल लगातार भ्रष्टाचार पर उन्हें घेरा जा रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है अरविंद केजरीवाल को घेरने का, वह भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम अपने 10 साल का सरकार का काम गिनाएंगे, आप गिनवाए कि केंद्र सरकार ने कितने 10 साल का काम किया, आपने सिर्फ लटकाने का काम किया। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने जो दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति, जिसे वो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहते हैं डिप्टी सीएम, वो बार बार उसे प्रदर्शित करते हैं, वो अपने क्लासरूम की संख्या गिनाते हैं, लगभग 22,000 नए क्लासरूम बनाए, वो अपने नए कॉलेजों की, नए कैंपसों की बताते हैं, और अभी तो पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए वो महीने की योजना चला रहे हैं, महिलाओं के लिए इलाज के लिए संजीवनी योजना चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने वादा किया, सबसे उनका जो मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, जो 200 यूनिट बिजली की मुफ्त और पानी का बिल माफ है, तो निश्चित रूप से वो उनका लाभ हो रहा है। अनुराग, कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जहां पर अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर नजर आते हैं, वो चाहे सीधे तौर पर बात करें, वो खुद भी बोलते हैं, कई बार वो बोलते हुए सुनाई दिए हैं, जहां पर एक यमुना के साफ होने का, यमुना का लाल है ना वो अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को यमुना का लाल कहते हैं, तो उन्होंने देखिए ये राजनीति है, आप देखा गंगा साफ हुई आज तक, गंगा मैया नहीं साफ हो पाई ना इनसे यमुना साफ, क्योंकि नियत ही नहीं, देखिए राजनीति में नियत साफ होना भी जरूरी है, जब तक आपकी नियत साफ नहीं होगी, क्योंकि आपको वो मुद्दा बचा के रखना है, जब तक वो मुद्दा अगर आज उन्होंने साफ कर दी तो वो अगले में किसके लिए वोट मांगेंगे। वो उन्होंने 25-20 के अंदर भी ये किया, 25 के अंदर भी यही किया, उन्होंने कहा था अगर 25-24 के अंदर यमुना, 25 के अंदर यमुना साफ ना तो मुझे कहना, तो 25 में कह रहे कि मुझे बस एक बार और मौका दीजिए, मैं जेल में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ऐसे उलझा लिया तो मैं ये कुछ काम नहीं पूरे कर पाया, और दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टाइल सड़कें बनाने का भी वो कहीं ना कहीं वादा कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं निभा पाया। तो निश्चित रूप से कई वादे थे, परंतु कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा आखिरी में भारत के अंदर अभी दिल्ली का चुनाव अगर आप जातीय समीकरण सेट कहीं ना कहीं आपसी आरोप प्रत्यारोप और कामकाज के मुद्दे पे हो रहा है, ये इसमें आपको मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिकों की बात कर रहे हैं, वहीं से भारतीय जनता पार्टी अपने जो सड़क नेटवर्क है, जो कहीं ना कहीं सड़कों का जाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और आज ही जो रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम चला है न्यू अशोकनगर और जो दिल्ली मेरठ को आपस में जोड़ने का काम करेगा, उनकी सौगातों अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है कि हमने पिछले 10 सालों में 200 किलोमीटर लंबी मेट्रो एक्सटेंशन करने का काम किया है, जो पहले 193 के करीब लगभग 200 किलोमीटर अलग अलग लाइनों के हिसाब से बैठा गया, तो लगभग 200 किलोमीटर का उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपेंडेशन किया है जो मेट्रो की लाइन है। तो कहीं ना कहीं आसपास के जो एनसीआर का क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी का आसपास का क्षेत्र है, उसमें जो कनेक्टिविटी वो बेहतर हुई है। अरविंद केजरीवाल अपने देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हर सवाल का जवाब जो आम आदमी पार्टी का आईटी सेल है वो बखूबी देने का काम करता है, परंतु चुनाव कभी आईटी सेल या फिर दफ्तर के अंदर बैठ के नहीं लड़े जाते, वो धरातल पर बैठ के जो जनता का मूड होगा वो जनता उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। इसी से एक सवाल निकल कर आता है कि जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ा जाता है, एक तरफ है आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ भाजपा। हमें देखने को मिला कि महिलाओं के लिए एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल खुद जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि उनको हम पैसे देंगे बाद में, और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा देखने को मिले जो पहले से ही पैसे बांटते हुए नजर आ गए।
तो क्या ऐसे मुद्दों का चुनाव पर फर्क पड़ेगा क्या? देखिए इस यही दिल्ली है, आज मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, देश का चुनाव भी यही होगा और देश के लोग भी इसे देख रहे होंगे। दिल्ली की सांसें घुट रही थी जब हाँ। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर जब फसल, धान की फसल का सीजन था, तब जो फसल अवशेष थे उन्हें जलाया जा रहा था, तो दिल्ली की सांसें घुट रही थी। तब पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बना था। अभी भी पोल्यूशन दिल्ली के अंदर उतना ही बरकरार है, अभी धुंध है, पोल्यूशन भी, हवा खराब है। ये ग्रैब 3 लगा ले, 4 लगा ले, दिल्ली की फैक्ट्रियों में जिस प्रकार का यमुना के अंदर जो किया जा रहा है, फिर आसपास में फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन होता है, फैक्ट्री में गंदी जहरीली गैसें छोड़ी जाती है, तो उसका तो पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ता राजनीतिक दलों के द्वारा, परंतु किसानों द्वारा उसका प्रभाव पड़ता है जो फसल से जलाते हैं। वो चीजें बिल्कुल गायब हो चुकी है। आप ये कहेंगे कि नोटों की बात हो लीजिए, अरविंद के भ्रष्टाचार की, भारत के अंदर बहुत कम होता है कि मुद्दों पर चुनाव होता है, परंतु कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर तो हो रहा है, लगभग 20-30% चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। परंतु मुझे लगता है इन चीजों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने कहा था कि वो अपनी महिलाओं के, उनकी जो संस्था है, वो अपने पिताजी ने भी उन्होंने काम किया था, वो लगातार ये काम करते थे, और अरविंद केजरीवाल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं महिलाओं की मदद कर रहा हूँ। वो देखिए अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो रखी, वो अपनी संस्था के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आप आरोप लग सकते, परंतु साबित नहीं कर पाए उस चीज को। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं को पैसे देंगे। देखिए जो फरी रेवड़ी की बात है, देखिए निश्चित रूप से देश के अंदर जब जनता से टैक्स लिया जाता है, तो हमारे टैक्स के पैसों से उसे फरी रेवड़ी कहकर जनता का अपमान किया जाता है। हम अपने टैक्स का पैसा देते हैं, जनता के टैक्स का पैसा जाता है, तो उससे जो राजनेता काम करते हैं, ये जब लाल बत्ती वाली गाड़ियों में चलते हैं, तो इनके लिए फरी रेवड़ी नहीं, महंगे होटलों, महंगे कोठियों में रहते हैं, शीश महल बनवाते हैं, तो इनके लिए फरी रेवड़ी नहीं है। परंतु जब जनता के लिए किसी काम हो, देखिए इस देश में फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री हेल्थ होनी चाहिए, वो जनता अगर आपको टैक्स दे रही है, आपका उत्तरदायित्व, वो आपको चुनती है मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका वो कर्तव्य है कि आप उन्हें मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में आप उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, बाकी आप करें ना करें। और भ्रष्टाचार फ्री सरकार चलाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार देश से खत्म तो कभी नहीं होगा, उसको कम किया जा सकता है, परंतु जो भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, वही भ्रष्टाचार के रूप में तिहाड़ की हवा खा चुके हैं अभी भी। देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो महिलाओं के लिए कहा था कि मैं पैसे दूंगा, पंजाब में उनकी सरकार, अभी तक पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए, और कांग्रेस के कल पंजाब के सांसदों ने दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर विजय चौक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पंजाब में महिलाओं का बकाया पैसा दो, जो पिछले 3 साल से इनकी सरकार है, पंजाब में नहीं कर पाए, क्या पता यहाँ करें या ना करें, वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हर गरीब को 2022 के बाद किसानों की दुगनी आय, हर गरीब को छत मिलेगी, हर गरीब को छत मिलेगी, ना हर गरीब को छत मिली। आज के दौर में गरीबों के ऊपर छत ही नहीं है, ना हर किसान की आय दुगनी हुई है, तो और ना स्मार्ट सिटीज देश में बने हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। हम इसे यही विराम देते हैं। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया। कई वादे हैं, कई ऐसे वादे थे जो अधूरे रह गए हैं। आप किसको समर्थन देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए नई सोच।